हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको कक्षा 10 विज्ञान का पहला चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है, ये पहला चैप्टर है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसको हम पूरा आज की इस वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं। और ये नोट्स जो बनाई गई है दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और इसमें प्रत्येक चीज़ों को कवर किया गया है जो एनसीईआरटी बुक में है, ठीक है। यानी कि ये पूरा नोट्स जो है ये एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड है, पूरा एनसीईआरटी बुक पर बेस्ड है, ठीक है। यानी कि इस नोट को यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हो, अच्छे से इन्हें याद कर लेते हो, तब आपको एनसीईआरटी बुक को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपके पहले चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और इसके प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से समझिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो आप देख भी सकते हो, ये अभी की बनाई हुई नोट्स है, ठीक है, अभी की बनाई हुई नोट्स है। 14 अप्रैल को मैंने इसे बनाया है, ठीक है। तो चलिए अब इसके एक एक टॉपिक्स को शुरू करते हैं और वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो पहले देखो, चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। तो पहले जानना जरूरी है कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या, ठीक है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हमें विस्तृत अध्ययन करना है कि भाई रासायनिक अभिक्रिया है क्या, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक रासायनिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब देखो, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या है। ऐसी अभिक्रिया यानी कि ऐसी इस प्रकार की अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक हो, जिसको देखिए अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, मैं सब बताता हूँ, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक रासायनिक पदार्थ तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। एक रासायनिक पदार्थ हो या फिर दो हो या फिर तीन हो, इसी तरीके से कई रासायनिक पदार्थ हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि कम से कम तो एक होना ही चाहिए, ठीक है। एक या एक से अधिक रासायनिक पदार्थ क्या करेंगे, जब आपस में उनको मिलाया जाएगा, ठीक है, यानी कि उनके बीच जब आपस में क्रिया कराई जाएगी तो क्या बनेगा दोस्तों, वहाँ पर नए पदार्थों का कुछ निर्माण होगा, ठीक है। कुछ नए पदार्थों का निर्माण होगा और ये जो पूरी प्रक्रिया है इसी को हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। यानी कि जब हम दो रासायनिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो कुछ नए रासायनिक पदार्थों का निर्माण होता है और ये जो प्रक्रिया है इसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर देखो दोस्तों क्या दिया गया है, 2H2 + O2, यानी कि देखिए 2H2 जो है दोस्तों ये हाइड्रोजन गैस है और O2 जो है ये ऑक्सीजन है, ठीक है। यानी कि जब हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई गई, दोनों क्या है, रासायनिक पदार्थ है, ठीक है। अब जब दोनों रासायनिक पदार्थों को आपस में मिलाया गया, ठीक है, आपस में क्रिया कराई गई, आपस में मिलाया गया तो नए पदार्थ का निर्माण हुआ, वो क्या है, जल, ठीक है। नए पदार्थ यानी जल का निर्माण हुआ। तो ये जो पूरी अभिक्रिया हुई दोस्तों, इसे हम क्या कहेंगे कि यह एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई, ठीक है। तो ध्यान से समझिए कि जब एक या एक से अधिक रासायनिक पदार्थ आपस में मिल करके नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो इस क्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने पर जल का निर्माण होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखें दोस्तों, तो जितने भी ये बाएं पक्ष के एलिमेंट हैं, ठीक है, जितने भी ये बाएं पक्ष के एलिमेंट हैं यानी कि जो क्रिया करते हैं, इनको हम क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। ध्यान से समझिएगा, अभिकारक और उत्पाद क्या है। देखिए यहाँ पर ये जो क्रिया करते हैं, जो पदार्थ क्रिया करते हैं, इन्हें हम अभिकारक कहते हैं और जो पदार्थ क्रिया के फलस्वरूप बनते हैं इन्हें हम उत्पाद कहते हैं। तो उत्पाद क्या है, जो क्रिया के फलस्वरूप बने हैं, और अभिकारक क्या है, जिन्होंने क्रिया किया है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर उत्पाद क्या है, जल है, और अभिकारक क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया आपने समझी। अब देखिए रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। तो समीकरण को भी समझना जरूरी है कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। तो चलिए इसको देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में शामिल पदार्थों को, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें जितने पदार्थ शामिल थे उनके प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त करने से, देखिए प्रतीकात्मक रूप में मतलब उनका प्रतीक लिखें, उनका जो प्रतीक है उसको लिखेंगे, ठीक है। प्रतीक व्यक्त करने से प्राप्त समीकरण जो है वो रासायनिक समीकरण कहलाता है।
तो अब यहाँ पर देखो रासायनिक समीकरण क्या है। जैसे आप यहाँ पर देखते हैं तो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया और बनाया क्या, जल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हाइड्रोजन की जगह पर हमने H2 लिखा है, ऑक्सीजन की जगह पर हमने O2 लिखा है और जल की जगह पर हमने उसका प्रतीक H2O लिखा है। देखिए जल का प्रतीक क्या होता है, H2O, हाइड्रोजन का H2, ऑक्सीजन का O2। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि जितने पदार्थों ने अभिक्रिया किया है और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बने हैं उनको उनके प्रतीक के रूप में लिख दिया और इस प्रकार ये जो प्राप्त हुआ दोस्तों ये क्या है, एक रासायनिक समीकरण है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण क्या है, किसी भी अब रासायनिक अभिक्रिया में शामिल पदार्थों को उनके प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त करने से प्राप्त समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो अब देखो दोस्तों यहाँ पर अगला टॉपिक क्या आता है। देखिए सभी हेडिंग्स को अच्छे से यहाँ पर बनाया गया है ताकि आपको याद करने में कोई भी दिक्कत ना हो और इस नोट्स का PDF भी मैं आपको दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया से होने वाले परिवर्तन क्या है। अब देखो परिवर्तन का मतलब क्या है, देखो यानी कि हम क्या चीज़ें देख करके कह सकते हैं कि यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यानी जैसे आप खड़े हैं कहीं पर भी, आप वातावरण में कहीं पर भी जहाँ पर भी रहते हैं, आप कैसे पहचानेंगे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो ध्यान से देखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया के होने से जो अभिकारक होते हैं उनमें परिवर्तन क्या होता है। अब देखो अभिकारक के बारे में मैंने आपको बताया है कि जो रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, और उत्पाद क्या होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया करने के फलस्वरूप बनते हैं। ठीक है, यानी कि बाएं पक्ष के एलिमेंट को हम अभिकारक और दाएं पक्ष के एलिमेंट को हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब कि जब कोई अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो उनमें क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, यानी क्या क्या चेंजेस उनके ऊपर आते हैं। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने क्रिया किया और जल बनाया तो क्या परिवर्तन हुआ, तो वही यहाँ पर मुख्य परिवर्तन होते हैं। देखिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिकारक में निम्न परिवर्तन होते हैं। अब क्या परिवर्तन होते हैं, यदि पूछा जाए एग्जाम में कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिकारक में क्या परिवर्तन होते हैं, तो देखो पहला अवस्था में परिवर्तन, यानी कि या तो अभिकारक की अवस्था बदल जाएगी, या फिर दूसरा रंग में परिवर्तन, या फिर अभिकारक का रंग बदल जाएगा। ठीक है, तीसरा गैस का निकास या उत्सर्जन, या फिर जब रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी तब वहाँ पर गैस का निकास होगा। ठीक है, गैस का निकास होगा या फिर उत्सर्जन होगा। चौथा तापमान में परिवर्तन, जब रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी तब ऐसा भी हो सकता है कि अभिकारक के टेम्परेचर में परिवर्तन आ जाए। यानी कि जब आप देख रहे हो कि वातावरण में ये चेंजेस हो रहे हैं कि अवस्था बदल रही है, ठीक है, रंग में परिवर्तन हो रहा है, गैस का निकास है, उत्सर्जन हो रहा है, तापमान में परिवर्तन हो रहा है, तब आप कह सकते हो कि इन अभिकारकों में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, यानी कि जैसे यहाँ पर ऊपर हमने देखा था हाइड्रोजन जो है वो गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन जब दोनों ने क्रिया किया तो क्या बनाया, जल, और जल की अवस्था क्या है, द्रव। ठीक है, यानी कि वो क्या हो गए, गैस से द्रव में परिवर्तित हो गए, तो उनकी अवस्था क्या हो गई, चेंज हो गई। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा कि क्या क्या परिवर्तन होते हैं, अवस्था में परिवर्तन होते हैं, और दूसरा रंग में परिवर्तन, तीसरा गैस का निकास भी हो सकता है, ठीक है, या फिर उत्सर्जन भी हो सकता है, और तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है जो अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ पर देखो दोस्तों रासायनिक समीकरण क्या है। देखो रासायनिक समीकरण को मैंने आपको बताया है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में शामिल एलिमेंट्स को उनके प्रतीक के रूप में व्यक्त करने पर जो प्राप्त होता है वही रासायनिक समीकरण होता है। ठीक है, अब समीकरण संतुलित और असंतुलित दो प्रकार के, ठीक है, यानी कि समीकरण को संतुलित करना क्या होता है और असंतुलित क्या होता है। देखिए असंतुलित समीकरण को हम ढांचा समीकरण भी कहते हैं। अब रही बात संतुलित समीकरण को, यानी कि समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, तो इसको मैं आपको एक स्पेशल वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, और बाकी संतुलित रासायनिक समीकरण के महत्व क्या होते हैं, चलिए इसको जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट क्या दिया गया है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके बाद परमाणुओं की संख्या समान रहनी चाहिए। देखिए यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण के महत्व क्या है, यहाँ पर बताया गया है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके बाद, यानी कि देखिए पहले का मतलब कि जो अभिकारक है, ठीक है, और उसके बाद का मतलब कि जो उत्पाद है, ठीक है, उनके जो परमाणुओं की संख्या जो है वो समान रहनी चाहिए, क्योंकि परमाणु संख्या से ही अभिकारक और उत्पादों के द्रव्यमान को बराबर सिद्ध किया जाता है।
इसलिए समीकरण को संतुलित किया जाता है। अब देखो, आपने कक्षा 9 में एक नियम पढ़ा था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और उस नियम में क्या बताया गया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब अभिकारक भाग लेते हैं तो उसके बाद जो उत्पाद बनते हैं उनके परमाणुओं की संख्या जो है वो अभिकारक के परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। इसीलिए हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पहले यानी अभिकारक और उत्पाद जितने भी हैं उनके परमाणुओं की संख्या बराबर रहनी चाहिए, क्योंकि परमाणुओं की संख्या जब बराबर होगी तभी अभिकारक और उत्पादों के परमाणु द्रव्यमान को जो है बराबर सिद्ध किया जाता है। इसीलिए समीकरण को संतुलित किया जाता है। ठीक है, देता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देखें तो 2H2 + O2 एरो 2H2O है। ठीक है, यहाँ पर देखें तो हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है? 4। जैसे शुरू में 2 है और ये 2 है। ठीक है, 2 2 मिलकर कितनी हुई? 4 हुई। और इधर देखें तो हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है? 4। आप देख सकते हो 2 जो है और इसके 2 हैं, 4। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है? 2। ठीक है, और यहाँ पर देखें तो कितनी है? 2 है। अब कह दो कैसे? देखो यहाँ पर ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पर आगे 2 लगा हुआ है, इसका मतलब कि ये 2 जो है ये हाइड्रोजन के साथ भी है और ऑक्सीजन के साथ भी है। ठीक है, तो जब मैं आपको संतुलित समीकरण करना सिखाऊंगा तब आपको मैं इसे अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण का दूसरा महत्व क्या होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियमों का पालन करता है। देखिए, कोई भी, मैंने आपको बताया द्रव्यमान संरक्षण का नियम अभी जो आपने कक्षा 9 में पढ़ा था कि उसमें जो अभिकारक जो है वो क्रिया करते हैं, उसके बाद जो उत्पाद बनते हैं उनके परमाणुओं की संख्या समान रहती है, और जो संतुलित रासायनिक समीकरण होते हैं वो द्रव्यमान संरक्षण के नियमों का पूर्ण पालन करते हैं, उन्हीं के नियम पर वो बेस्ड रहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ रासायनिक यानी केमिकल एक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस। रासायनिक अभिक्रिया जो है वो कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, इनको भी अच्छे से समझिएगा एक एक को। जितनी भी अभिक्रियाएं आपके एनसीईआरटी बुक में दी गई हैं सबको यहाँ पर लिखा गया है और प्रत्येक एग्जाम्पल को अच्छे से समझाया गया है। तो यहाँ पर देखो, पहला क्या है? संयोजन, या जिसको हम क्या कहते हैं? संकलन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? संकलन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन या संकलन अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखो, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, जैसे अभी मैंने आपको रासायनिक अभिक्रिया समझाया, वहाँ पर 2 अभिकारक थे। कितने थे? 2 अभिकारक। एक था H2 और एक था O2। ठीक है, दोनों ने मिल करके क्या बनाया था? 2H2O यानी जल बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक जो हैं मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। देखो, संयोजन का मतलब क्या है? संयोजन का मतलब है जुड़ाव होना। क्या होना? जुड़ाव होना, जुड़ना। ठीक है, संयोजन का मतलब यही है। तो जैसे मैंने पहली इक्वेशन दिखाई कि H2 जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ था? जुड़ गया था। ठीक है, और जुड़ने के फलस्वरूप क्या बनाया था? H2O, यानी कि एक उत्पाद बनाया था। आप देखें तो 2 अभिकारक मिले और बना क्या? एक उत्पाद। ठीक है, तो ऐसे ही अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? संयोजन या संकलन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर आप देखें तो कार्बन जो है जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो कितने हैं अभिकारक? अभिकारक तो भाई 2 हैं, लेकिन जब इन्होंने क्रिया किया, क्रिया के फलस्वरूप क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। तो उत्पादों की संख्या कितनी है? 1 है। ठीक है, उत्पाद कितने हैं? 1 है। तो ऐसी ही अभिक्रिया को तो हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं कि जिसमें 2 अभिकारक क्रिया करेंगे और एक उत्पाद का निर्माण करेंगे। ठीक है, ऐसी ही अभिक्रिया संयोजन या संकलन अभिक्रिया होती है। तो ध्यान से समझिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देखें तो जब हम कोयले को दहन करते हैं, कोयले को जलाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? कार्बन का ऑक्सीजन के साथ योग होता है, 2 अभिकारक मिले और एक उत्पाद बना, कार्बन डाइऑक्साइड, और यही अभिक्रिया हो गई संयोजन अभिक्रिया, या इसी को संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देखो दूसरा एग्जाम्पल इसका, जल का निर्माण। ठीक है, जल का निर्माण जो है ये भी एक संयोजन अभिक्रिया है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जल के निर्माण जो है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो संयोजन अभिक्रिया है। तो यहाँ पर देखो 2H2 हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया तो क्या बना? जल बना। ठीक है, 2 अभिकारक मिले, बने कितने उत्पाद? एक उत्पाद बना। तो ऐसी ही अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है,
चलिए देखते हैं दूसरे टाइप को। दूसरा प्रकार है दोस्तों वियोजन या अपघटन। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया। आपसे एग्जाम में पूछे वियोजन अभिक्रिया क्या है या फिर अपघटन अभिक्रिया क्या है, तो सेम बातें हैं, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो अब देखो ये क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक वियोजित होकर कई उत्पादों का निर्माण करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान से समझिएगा, एक अभिकारक वियोजित होकर कई उत्पाद का निर्माण करेगा। जैसे मैंने आपको संयोजन में क्या बताया कि दो अभिकारक क्रिया करके कितने उत्पाद का निर्माण करते हैं? एक। ठीक है, कितने? एक उत्पाद का, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन। लेकिन वियोजन में क्या है कि एक अभिकारक टूट करके क्या बनाएगा? कई, यानी कि दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करेगा। ठीक है, कई उत्पादों का निर्माण करता है, तो इसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और इसीलिए इसको संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है, क्योंकि संयोजन में दो मिलकर के एक बनाते हैं और इसमें क्या होता है? एक मिलकर के कई बनाते हैं। ठीक है, कई बनाते हैं, दो भी, तीन भी, चार भी, पांच भी। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया। एक अभिकारक वियोजित होकर कई उत्पादों का निर्माण करता है, तो वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसके कई एग्जाम्पल आपके एग्जाम में दिए गए हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखो वियोजन अभिक्रिया जो है ये कई प्रकार से होती है, दो तीन प्रकार से। देखो, कई बार तो इसमें ऊष्मा देने पर वियोजन होता है। ठीक है, ऊष्मा देने पर जो वियोजन होगा उसे हम क्या कहेंगे? ऊष्मीय वियोजन। और कई बार प्रकाश देने पर, यानी कि सूर्य का प्रकाश जब अभिकारक को दिया जाएगा तब भी वियोजन होगा। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रकाशीय वियोजन। कई बार अभिकारक को ताप दिया जाएगा। ठीक है, ताप देने पर जो वियोजन होगा उसे हम तापीय वियोजन हो कहेंगे। क्या कहेंगे? तापीय वियोजन है। तो इसी तरीके से, यानी कि यह वियोजन अभिक्रिया जो है वो कई प्रकार से होती है, और इसी तरीके से आपके बुक में जो है वो कई एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो चलिए सभी एग्जाम्पल्स को हम अच्छे से समझाएंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल देखो, फेरस सल्फेट जिसका सूत्र है FeSO4। ठीक है, इसका वियोजन, यानी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि फेरस सल्फेट का वियोजन को समझाइए, ये कैसी अभिक्रिया है। तब ध्यान से इसको समझिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी NCERT पर बेस्ड है, अदर बुक का ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसे पढ़ने के बाद आप NCERT बिल्कुल भी मत छुएं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका एग्जाम अच्छे से जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, फेरस सल्फेट जिसका सूत्र होता है FeSO4 इंटू 7H2O। 7H2 क्या है? जब इसमें क्या होते हैं? क्रिस्टल जल होते हैं। ठीक है, जब क्रिस्टल जल होते हैं फेरस सल्फेट में, तब इसका सूत्र FeSO4 इंटू 7H2O होता है। और जब इसको हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं, यानी कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं। ठीक है, इसको गर्म कर रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं फेरस सल्फेट इंटू 7H2O को, तो क्या होता है? यह क्रिस्टल जल त्याग देता है। जब हम फेरस सल्फेट को क्या करते हैं? गर्म करते हैं, ऊष्मा करते हैं, तो इसके ये जो 7H2 है ना, ये कट कर अलग हो जाते हैं। यानी कि FeSO4 में जो क्रिस्टल के जल जुड़े हुए हैं 7H2O, ये कट जाएंगे तो बचेगा क्या? FeSO4। ठीक है, यानी कि जब इसको गर्म करेंगे तो यह क्रिस्टल का जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है, और इसके जो ये अणु हैं ये हट जाएंगे, और इसका जो विलयन होगा उसका रंग बदल जाएगा, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद यह पहला नंबर देखिए, इसके बाद यह क्या होता है? जब फेरस सल्फेट को हम गर्म करते हैं तो पहली बात तो क्या होता है कि यह क्रिस्टल का जल त्याग देता है। उसके बाद इसमें क्या वजह होती है? ये कई भागों में टूटता है। कई भागों में कैसे टूटता है? जैसे देखिए, पहला तो ये Fe2O3 में टूटता है। अब Fe2O3 क्या है? फेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, Fe2O3 में टूटता है। और दूसरा SO2 में टूटता है। SO2 क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है, और तीसरा नंबर ये किस में टूटता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है फेरस सल्फेट FeSO4 का वियोजन। फेरस सल्फेट को जब गर्म करेंगे तो यह क्रिस्टल का जल त्याग देगा। ठीक है, और कई भागों में टूटेगा। कई भागों में, पहला Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में, दूसरा SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड में, और तीसरा SO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखें तो फेरस सल्फेट मात्र अकेला है। ठीक है, अकेला है, और जब हमने इसको क्या किया? डेल्टा दिया, यानी गर्मी दी, ऊष्मा दी। ठीक है, गर्मी जब इसको दिया तो ये कितने अभिकारकों में टूटा? कितने उत्पादों में?
पहला नंबर तो फेरिक ऑक्साइड, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा सल्फर ट्राइऑक्साइड, 3 भागों में ये टूट गया तो इसे हम क्या कहेंगे, फेरस सल्फेट का वियोजन। और यही वियोजन अभिक्रिया का मुख्य उदाहरण है और ये ऊष्मीय वियोजन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा देने पर फेरस सल्फेट का वियोजन हो रहा है, ऊष्मा देने पर, ठीक है, इसलिए ये ऊष्मीय वियोजन है। अब यहाँ पर देखो इसका इक्वेशन भी देख लीजिए। जैसे FeSO4 क्या है, ठोस है, ठीक है, इसके आगे यस लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये सॉलिड है, ठोस है, ठीक है। 2FeSO4 ये इसका सूत्र है। और इसको जब हमने क्या किया, ऊष्मा दिया, ठीक है, ऊष्मा दिया मतलब गर्मी दी, तब ये Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट गया। ये इसकी पूरी इक्वेशन है। इक्वेशन याद करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तो इक्वेशन जरूर याद कीजिएगा। अब यहाँ पर देखो गाइस, दूसरा अभिक्रिया यानी कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन। वियोजन में हमने पहले आपको पढ़ाई फेरस सल्फेट का वियोजन, और दूसरी अभिक्रिया है कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन कैसी अभिक्रिया है, इसको चलिए पढ़ते हैं, उसके बाद जानेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, CaCO3। और जब इसको हम ऊष्मा देते हैं, क्या देते हैं, ऊष्मा यानी गर्मी देते हैं, तब यह कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CaO। ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, इसको हम क्या कहते हैं, चूना पत्थर कहते हैं, खड़िया कहते हैं, क्या कहते हैं, चूना पत्थर, खड़िया या संगमरमर, इन तीनों का एक ही सूत्र CaCO3। और जब इसको ऊष्मा देंगे तो यह कैल्शियम ऑक्साइड, जहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र CaO है, तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर क्या दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं। इसका मतलब यह भी क्या है, ऊष्मीय वियोजन है, क्योंकि ऊष्मा के द्वारा वियोजन हो रहा है। तो जब इसको ऊष्मा देंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO बनेगा। और ये जो CaO है दोस्तों, ये बिना बुझा हुआ चूना है, बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है, और इसको बुझाएंगे तो वही लोग खाते हैं। देखिए बिना बुझा हुआ चूना, और ये कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इसको हम कहते हैं CO2, ठीक है। तो पहला क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना, और दूसरा क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, हो जाता है, जहां पर कैल्शियम ऑक्साइड ठोस में होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, गैस होती है। तो इसका इक्वेशन देखो यहाँ पर दिया गया है CaCO3, और ये ठोस है, जब इसमें ऊष्मा देंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में विभक्त हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये इक्वेशन है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि ये कैसी अभिक्रिया है, तो ध्यान दीजिएगा, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट बिना बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में विभक्त हो जाता है, ठीक है। और ये जो इसको जब हम, ये बिना बुझा हुआ चूना है ना, इसकी अभिक्रिया आगे हम पढ़ेंगे, और जब इसी की क्रिया जल के साथ कराएंगे तो उसी का लोग पुताई में यूज करते हैं, ठीक है, घरों पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तीसरा क्या दिया गया है, लेड नाइट्रेट का वियोजन। तो ध्यान से इसको भी समझिएगा, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि लेड नाइट्रेट का वियोजन एक तापीय वियोजन अभिक्रिया है, यानी कि इसमें जो वियोजन होगा वो किसके द्वारा होगा, ताप के द्वारा होगा। और लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस। तो इन सभी इक्वेशंस को आपको याद जरूर करना है, जितनी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। लेड नाइट्रेट का वियोजन एक तापीय वियोजन अभिक्रिया है। जब लेड नाइट्रेट को ताप दिया जाता है, यानी PbNO3 को जब ताप दिया जाता है, तो क्या होता है, तो यह लेड ऑक्साइड यानी PbO में, ठीक है, लेड नाइट्रेट को जब ताप देंगे तो यह लेड ऑक्साइड यानी PbO और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 में, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पहला नंबर तो PbO लेड ऑक्साइड, दूसरा नंबर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और तीसरा नंबर ऑक्सीजन यानी O2 में विभक्त हो जाता है। किसमें, यहाँ पर देखें तो लेड नाइट्रेट अकेला है, अकेला होकर के कितने में टूटता है, 3 में टूटता है। देखिए ये होती है वियोजन अभिक्रिया, जिसमें एक अभिकारक कई भागों में टूटता है। तो पहला नंबर है लेड ऑक्साइड, दूसरा नंबर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तीसरा नंबर ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर NO2 तथा ऑक्सीजन जो है ये गैसें हैं, तथा लेड ऑक्साइड जो है ये ठोस है, ठीक है। अब इसका इक्वेशन देखो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है इसकी। जैसे देखो PbNO3 का होल ट्वाइस, और इसके कितने परमाणु आगे हैं, 2, ठीक है, और ये ठोस है। और जब इसको ताप दिया जाता है तो 2PbO और प्लस 4NO2 और प्लस O2 यानी ऑक्सीजन में बट जाता है। ये इसकी पूरी इक्वेशन है। तो ये क्या है, रासायनिक समीकरण है, और ये संतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक है।
तो चलिए अब देखते हैं आगे तीसरा नंबर सिल्वर क्लोराइड का वियोजन। अब देखो यहाँ पर क्या दिया गया है दोस्तों, सिल्वर क्लोराइड का वियोजन एक प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया है। देखिए मैंने आपको क्या चीज़ें बताई, मैंने यहाँ पर दो तो आपको ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण बताए, एक मैंने आपको तापीय वियोजन का उदाहरण बताया, और ये आ रहा है प्रकाशीय वियोजन का, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का वियोजन एक प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया है। अब जब सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl को रखा जाता है, देखिए सूर्य के प्रकाश में यानी जब धूप निकल आए और वहाँ पर हम AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड को रख देते हैं, तब वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, प्रकाशीय वियोजन के कारण यह धूसर रंग का हो जाता है, यानी धुंधले रंग का हल्का हो जाता है। और ऐसा इसलिए होता है, ये आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में, यानी जब प्रकाश उपस्थित होता है तो वहाँ पर क्या होता है, प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का जो वियोजन है वो सिल्वर और क्लोरीन में हो जाता है, यानी कि यहाँ पर प्रकाशीय वियोजन होता है। जब सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश मिलता है तो यह सिल्वर और क्लोरीन में विभक्त हो जाता है, और इसीलिए इसका रंग जो है वो चेंज हो जाता है, धूसर रंग का हो जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में भी किया जाता है। ठीक है, अब ये श्याम श्वेत फोटोग्राफी क्या है, इसका अध्ययन आपको कराया जाएगा, इसका बहुत ही विस्तृत अध्ययन आगे आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सिल्वर क्लोराइड वियोजन जो है ये कैसी अभिक्रिया है, प्रकाशीय वियोजन, यानी कि प्रकाश द्वारा वियोजन यहाँ पर होता है। अब इसका इक्वेशन यहाँ पर देखो दोस्तों, 2AgCl। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ये जो सिल्वर क्लोराइड का जो सूत्र है वो तो AgCl होता है, ये 2 आगे क्या लगा हुआ है। तो देखिए ये अब मैं जब आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करना बताऊंगा ना, तब आपको ये एकदम समझ में आएगा। देखिए ये 2 जो लगा हुआ है, ये AgCl को जब हम संतुलित, इस पूरे इक्वेशन को जब संतुलित करते हैं ना, तब इसे लगाया जाता है। ठीक है, संतुलित करते समय, तो वो आप आगे अध्ययन कर लोगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा संतुलित करना। ठीक है, तो 2AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड के यहाँ पर 2 परमाणु हैं। ठीक है, उसके बाद जब इसको सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह सिल्वर यानी 2Ag, यहाँ पर Ag जो लगाया गया है इधर के परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए लगाया गया। जैसे इधर देखें तो सिल्वर क्लोराइड के 2 हैं और इधर भी सिल्वर क्लोराइड के 2 परमाणु हैं, यानी कि दोनों पक्षों में सिल्वर क्लोराइड के, यानी दोनों पक्षों में अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या इक्वल रहनी चाहिए, वही संतुलित होता है। और यहाँ पर जैसे देखें Cl2 क्लोरीन जो बनता है, यहाँ पर Cl के 2 हैं तो इधर भी Cl के 2 हैं, जैसे 2 आगे लगा हुआ है ना, तो ये सभी के लिए है। ठीक है, तो इसमें आप डाउट मत लीजिएगा, ये जो है ये सिल्वर क्लोराइड का प्रकाशीय वियोजन की अभिक्रिया है। अब यहाँ पर देखो दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्वेशन क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड का वियोजन। देखिए ये जितनी भी अभिक्रियाएं हैं श्याम श्वेत फोटोग्राफी में यूज की जाती हैं। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर तथा ब्रोमीन में वियोजन हो जाता है, यानी AgBr। AgBr को जब हम क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो यह सिल्वर और ब्रोमीन में वियोजित हो जाता है, और इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल देखो क्या दिया गया है, इसका एग्जाम्पल है 2AgBr सूर्य के प्रकाश में, यानी सूर्य के प्रकाश जब इसको दिया गया तो क्या हुआ, ये सिल्वर और Br2 में विभक्त हो गया, जहाँ पर सिल्वर और ये ब्रोमीन है। सिल्वर यहाँ पर क्या है दोस्तों, ठोस है, और ब्रोमीन यहाँ पर क्या है, गैस है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाली अभिक्रिया है, कई बार एग्जाम में आई है ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी में अंतर, तो सभी को बराबर आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखो ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी अवशोषित होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए ऊष्माशोषी को ध्यान से समझिएगा, यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया हुई जिसमें उत्पाद का तो निर्माण हुआ, लेकिन उस अभिक्रिया को सक्सेसफुल होने के लिए हमें ज़रूरत पड़ी किसकी, ऊष्मा की। ठीक है, ऊष्मा की भी ज़रूरत पड़ी, यानी कि अभिक्रिया को सक्सेसफुल होने के लिए हमने ऊष्मा भी दिया उसमें, तो ये क्या हो गई, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, यानी कि उसने ऊष्मा को अवशोषित किया। ठीक है, ऊष्मा को अवशोषित किया, ऊष्मा अवशोषी। ठीक है, ऊष्मा को अवशोषित किया, और इसीलिए इसको हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी अवशोषित होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। अब इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल देखिए, N2 + O2। N2 क्या है, नाइट्रोजन है, और O2 क्या है, ऑक्सीजन है।
जब दोनों ने क्रिया किया तो क्या बना, 2NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। और यहाँ पर क्या है, -43.2 कैलोरी लिखा हुआ है। आप जानते हैं कि ऊर्जा का मात्रक कैलोरी है, ठीक है, यानी कि 43.2 कैलोरी यहाँ पर हमने ऊर्जा दिया। क्या किया, 43.2 कैलोरी यहाँ पर हमने ऊष्मा दिया, ठीक है, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है, सॉरी ऊर्जा का नहीं, ठीक है, 43.2 कैलोरी हमने ऊष्मा दिया। और इसीलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि इस अभिक्रिया ने 43.2 कैलोरी ऊर्जा को माइनस यानी अवशोषित कर लिया है, ठीक है। जब प्लस लगा रहेगा तो समझ जाइए कि अभिक्रिया के दौरान हमें इतनी ऊर्जा जो है वो प्राप्त हुई है, लेकिन यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब कि इतना हमने इस अभिक्रिया में दिया है, ठीक है, इसलिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी अवशोषित होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। इसका एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा, आपके बुक में नहीं है, लेकिन ये याद करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी क्या होती है, देखिए ऊष्माशोषी में तो ऊष्मा अवशोषित होती है, लेकिन ऊष्माक्षेपी में क्या होगा, ठीक उसका उल्टा होगा। ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा निकलेगी, जैसे यहाँ पर देखें, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऊष्मा निकल रही है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, ध्यान से देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है दोस्तों, इसे आप रियल लाइफ से रिलेट करके समझिए। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, बिना बुझा हुआ चूना है, और जब हम इसको जल में मिलाते हैं, जो बिना बुझा हुआ चूना बाजार से लाइए 5 रुपए का, और उसको जल में मिलाइए, देखिए क्या होता है, इतनी भयंकर इक्वेशन होगी। यहाँ पर क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या कहेंगे, बुझा हुआ चूना, ठीक है, क्या कहेंगे, बुझा हुआ चूना, और इसी की पुताई की जाती है दीवारों पर। और साथ में क्या निकलती है, भयंकर ऊष्मा निकलती है। जैसे आप लाएंगे चूना को किसी बाल्टी में या किसी बर्तन में रख के जब उसमें हम जल मिलाएंगे ना, तब आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा आवाज़ जो आएगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलेगी, गर्मी यानी बहुत ज़्यादा गर्मी निकलेगी, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो जाएगा और इसी की पुताई दीवारों पर की जाती है। तो ये इक्वेशन याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, और ये ऊष्माक्षेपी का एक बहुत ही बेस्ट उदाहरण है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया, बहुत ही ज़्यादा ये भी पूछी जाती है। विस्थापन अभिक्रिया यानी कि जितनी भी अभिक्रियाएं हैं सबको उदाहरण के साथ आपको याद करना है। विस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील अभिकारक कम क्रियाशील अभिकारक को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, एकदम घबराइएगा मत, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। देखो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होगी जिसमें जो ज़्यादा क्रियाशील यानी जो ज़्यादा पावरफुल अभिकारक है, जो ज़्यादा पावरफुल अभिकारक है वो कम पावरफुल अभिकारक को क्या करेगा, जो कम है उसको उसकी जगह से हटा देगा। जैसे कई लोग होते हैं गांव में ही, जो ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति होता है वो गरीब लोगों को दबाने की कोशिश करता है, वैसे ही यहाँ पर क्या है, जो अधिक क्रियाशील होगा वो कम क्रियाशील को क्या करेगा, दबाएगा, उसकी जगह से उसको हटा देगा कि चल हटे यहाँ से, ठीक है, उसकी जगह से उसको भगा करके उसका स्थान स्वयं ले लेगा, ठीक है, उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसको रियल लाइफ से समझिए कि जो ज़्यादा दबंग व्यक्ति हैं वो कम व्यक्तियों को यानी गरीब व्यक्तियों को क्या करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं, उनको उनकी जगह से भगाने की कोशिश करते हैं। वैसे ही यहाँ पर जो ज़्यादा क्रियाशील पदार्थ होगा वो कम क्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से उसको हटा करके उसका स्थान स्वयं ले लेगा, और इसी को हम विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखिए, कई एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे पहला देखो, आयरन द्वारा कॉपर सल्फेट का विस्थापन। अब आयरन द्वारा का मतलब क्या है भाई, आयरन द्वारा का मतलब ये है कि Fe जो है, आयरन जो है ये क्या करेगा, CuSO4 में से कॉपर को हटा देगा, यानी कि Fe जो आयरन है ये कॉपर से ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए जब Fe और CuSO4 की क्रिया कराई जाएगी तो Fe जो है ये Cu को उसकी जगह से हटा के अलग कर देगी, चलट फैले, ठीक है, और उसकी जगह पर स्वयं आ जाएगा, यानी कि FeSO4 बना लेगा, लेकिन Cu को क्या कर देगा, अलग कर देगा, ठीक है। तो ये हुई आयरन द्वारा कॉपर सल्फेट का विस्थापन। जैसे देखो, जब लोहे और कॉपर सल्फेट की परस्पर अभिक्रिया कराई जाती है, यानी कि लोहा होगा और CuSO4 होगा, ठीक है, दोनों को जब आपस में मिलाया जाएगा, क्रिया कराया जाएगा, तो क्या बनेगा, देखो,
तो आयरन जो है ये कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देगा, CuSO4 के विलयन में से Cu को हटा देगा और उसके स्थान में स्वयं आकर के आयरन सल्फेट बना लेगा। ठीक है, आयरन सल्फेट का निर्माण कर लेगा। इस अभिक्रिया में कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग हो जाता है। देखिए नीला रंग तो पहले से था, लेकिन ये मलिन हो जाता है। मलिन क्यों हो जाता है? क्योंकि लोहा जो है ये कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित करके आयरन सल्फेट बना लिया। तो भाई जब कॉपर सल्फेट आयरन सल्फेट में बदल गया तो कलर भी बदलेगा निश्चित, क्योंकि एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रंग में परिवर्तन भी होता है। तो यहाँ पर वैसे ही उसका नीला रंग जो है वो मलिन रंग में बदल गया। ठीक है, क्योंकि लोहा जो है वो कॉपर को विस्थापित कर देता है। इसका पूर्ण इक्वेशन से समझो तब आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर देखो Fe यानी लोहे की जब हमने क्रिया कराई CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट से, ठीक है, यहाँ पर इसके आगे ये कोष्ठक में Aq लिखा हुआ है, इससे घबराइएगा मत। Aq का मतलब ये है कि CuSO4 जो है वो जलीय विलयन में है। ठीक है, तो अब देखिए जब फेरस यानी आयरन को हम कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में मिलाए, आपस में एक्वेशन कराए, तो क्या बना? FeSO4। यहाँ पर आप देखें तो Fe जो है ये कॉपर से ज़्यादा पावरफुल है और यहाँ पर ये स्वयं आ गया और कॉपर को अलग कर दिया। ठीक है, यानी कि क्या बना लिया? FeSO4 और कॉपर बेचारा अकेले हो गया, क्योंकि ये तो भाई गरीब है और ये जो है ये ज़्यादा पावरफुल है। तो इसको हटा करके यहाँ से स्वयं अपना घर बसा लिया और उसको घर से भगा दिया। तो ये हो गई विस्थापन अभिक्रिया का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर अगला एग्जाम्पल, जिंक द्वारा कॉपर सल्फेट का विस्थापन। अब यहाँ पर देखो जिंक जो है, पहले में क्या था? आयरन द्वारा कॉपर सल्फेट का, लेकिन यहाँ पर क्या है? जिंक Zn द्वारा कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 का विस्थापन। यहाँ पर Zn जो है ये कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित करके क्या बनाएगा? ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट बनाएगा। अब आगे जैसे देखो यहाँ पर जब जिंक और कॉपर सल्फेट की क्रिया कराई जाती है यानी Zn और CuSO4 की परस्पर क्रिया कराई जाती है, तो जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से CuSO4 के विलयन से कॉपर को विस्थापित करके जिंक सल्फेट बना लेता है। मैंने आपको बताया ना कि कॉपर सल्फेट में से कॉपर की जगह पर जिंक आ जाएगा तो जिंक सल्फेट बन जाएगा और बेचारा कॉपर जो है वो अलग हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो आप, पहले जिंक अकेला था। ठीक है, पहले भाई जिंक के पास घर नहीं था। अब क्या हुआ? जिंक तो ठोस था, लेकिन यहाँ पर CuSO4 जो है ये जलीय विलयन में था, यानी कि इसमें जल मिला हुआ था। ठीक है, CuSO4। अब क्या हुआ कि भाई जिंक ने इतनी कमाई की, इतना पैसा कमाया कि इससे ज़्यादा पावरफुल हो गया, कॉपर को यहाँ से हटा दिया, चल भाग यहाँ से। ठीक है, Cu को यहाँ पर अलग कर दिया, Cu को अलग कर दिया और ZnSO4 बना लिया, यानी कि इसके घर वालों में से कॉपर को हटा करके स्वयं इसके घर में घुस गया। आप देख सकते हो Cu जहाँ पर था वहाँ पर अब Zn आ गया और Cu जो है वो अलग होकर के चला गया, तो ZnSO4 प्लस Cu का निर्माण हो गया। ये फुल इक्वेशन इसकी हो गई। अब देखो यहाँ पर तीसरा उदाहरण विस्थापन अभिक्रिया का, लेड द्वारा कॉपर क्लोराइड का विस्थापन। अब देखो ये अलग है, यहाँ पर लेड यानी Pb द्वारा, ठीक है, लेड यानी Pb द्वारा किसका विस्थापन होगा? कॉपर क्लोराइड का, CuCl2 का। ठीक है, कॉपर क्लोराइड का विस्थापन यहाँ पर लेड करेगा, यानी कि लेड जो है वो CuCl2 में से Cu को हटा देगा, कॉपर को हटा देगा और क्या बनाएगा? निश्चित है भाई, जब कॉपर की जगह लेड आ जाएगा तो लेड क्लोराइड बन जाएगा और फिर से कॉपर बेचारा अकेला हो जाएगा, यानी कि कॉपर को ही सब सरल मानते हैं, कॉपर को ही भगा देते हैं दर से। अब देखो यहाँ पर जब लेड की क्रिया कॉपर क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो लेड कॉपर क्लोराइड के विलयन से कॉपर को विस्थापित करके लेड क्लोराइड बनाता है। आप देख सकते हो कि जब लेड को हमने क्रिया कराया कॉपर क्लोराइड के साथ तो क्या बना कि भाई लेड जो है वो कॉपर क्लोराइड का जो विलयन था उसमें से कॉपर को हटा दिया और उसकी जगह स्वयं आकर के लेड क्लोराइड बना लिया, यानी कि दूसरे का परिवार बिगाड़ के अपना परिवार बसा लिया। अब जैसे यहाँ पर देखो एग्जाम्पल क्या दिया गया है? Pb यानी लेड की जब इक्वेशन कराई गई CuCl2 के साथ कॉपर क्लोराइड के साथ तो लेड जो था वो ज़्यादा पावरफुल था और Cu को हटा दिया, चल भागे यहाँ से, उसके घर से उसी को भगा करके दबंगई दिखा करके वहाँ पर अपना स्वयं घर बसा लिया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे लोग समाज में हैं और वही साइंस में भी हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान से इस इक्वेशन को भी याद कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब देखो दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किए हो, बेईमानी कर रहे हो तो लाइक कर लो। अब देखो आगे, अवक्षेपण अभिक्रिया मोस्ट इम्पोर्टेंट अवक्षेप बनेगा। ठीक है,
वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दूसरे अभिकारक से क्रिया करके अवक्षेप का निर्माण करते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। देखो यहाँ पर क्या होगा, एक अभिकारक, यहाँ पर देखो ध्यान से देखिए, अवक्षेपण अभिक्रिया में एक अभिकारक जब दूसरे अभिकारक से क्रिया करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, अवक्षेप बनेगा। अब भाई अवक्षेप की बात करते हैं, अवक्षेप है क्या, देखो अवक्षेप एक ऐसा पदार्थ होता है जो सफ़ेद रंग का होता है, ठीक है, सफ़ेद रंग का। और क्या होगा, जब एक्वेशन होगी ना तो एक्वेशन में ये जिस बर्तन पर एक्वेशन होगी उस बर्तन की तली पर ये जम जाता है, ठीक है। बर्तन की तली पर जब ये अपशिष्ट पदार्थ जो होता है अवक्षेप जो है ये बर्तन की तली पर जम जाता है, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा जम जाएगा और सफ़ेद कलर का रहेगा, इसी को हम क्या कहेंगे, अवक्षेप कहेंगे, ठीक है। यानी कि जब दो अभिकारक क्रिया किए और कोई उत्पाद बना, उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ हुआ वो यहाँ पर जम गया, ठीक है, तो यही अवक्षेप होता है। जैसे यहाँ पर आप देखें तो क्या हुआ कि सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4, ठीक है, सोडियम सल्फेट जो कि जलीय विलयन में था Na2SO4, जब इसने क्रिया किया BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड के साथ, BaCl2 जो कि जलीय विलयन में था, ठीक है, Na2SO4 BaCl2 के साथ जब एक्वेशन किया तो ध्यान से देखिए क्या बना, यहाँ पर बेरियम सल्फेट और 2NaCl बना, ठीक है। और इस अभिक्रिया में एक अवक्षेप का निर्माण होता है जो कि उस बर्तन की तली पर जम जाता है। इस अभिक्रिया के दौरान ही अवक्षेप का निर्माण होता है और इसीलिए हम इसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया का मात्र एक एग्जाम्पल, बस यही एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया गया है, तो इसे याद जरूर करना दोस्तों। द्विविस्थापन और अवक्षेपण अभिक्रिया का मात्र यही एग्जाम्पल है, ठीक है, पूरा यही एग्जाम्पल है, बस एक ही एग्जाम्पल आपकी NCERT बुक में दिया गया है, तो अच्छे से इसे समझ लीजिएगा। अब देखो यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन मतलब दो बार विस्थापन, क्या लिखा गया है, द्विविस्थापन, भाई दो बार विस्थापन होगा, क्या होगा, दो बार विस्थापन होगा। विस्थापन तो अभी आपने पढ़ा था एक बार, लेकिन अब ये दो बार होगा। कैसे होगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तथा उत्पादों का निर्माण होता है। जैसे देखिए, यानी कि जिसमें अभिकारक क्रिया करेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक लोग क्रिया करेंगे, ठीक है, अभिकारक लोग क्रिया करेंगे और उत्पाद को बनाएंगे, ठीक है। और इसमें जो अभिकारक के जो आयन है जैसे +2 आयन हो गया, ठीक है, और जो दूसरे अभिकारक के जो आयन है जैसे -2 आयन हो गया, तो दोनों मिलकर के उत्पाद का निर्माण करेंगे एक दूसरे को मिला करके, ठीक है। तो वैसी अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तथा उत्पादों का निर्माण होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण देखो, उदाहरण से ये समझ में आएगा आपको। जब सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे यहाँ पर आप देखें ना, तो सोडियम सल्फेट की जब अभिक्रिया कराई जाती है बेरियम क्लोराइड के साथ तो यहाँ पर BaSO4 और NaCl का निर्माण होता है, और यही अवक्षेपण अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, ठीक है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, आयनों का आदान प्रदान हो जाता है, आयनों का परस्पर आदान प्रदान, यानी जिसको +2 आयन है, यानी कि इसने किसी दूसरे अभिकारक को 2 आयन दान दे दिया है, और इसी तरीके से किसी का -2 रहेगा, ठीक है। और जब ये एक्वेशन करेंगे तो बेरियम सल्फेट का निर्माण हो जाएगा, यानी कि आयन जो है वो परस्पर चेंज हो जाएंगे, परस्पर जो है आदान प्रदान कर लेंगे और नए उत्पाद का निर्माण कर लेंगे। इसी को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल को देख सकते हो, ठीक है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, जिसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया या फिर उपचयन अभिक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक में ऑक्सीजन का योग, यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया हुई जिसमें क्या हुआ कि कोई अभिकारक है, जैसे दो अभिकारक मिल करके क्रिया किए, ठीक है, और इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या हुआ कि भाई इसके साथ ऑक्सीजन का योग हो गया, यानी कि ये एक O हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन का योग हो गया, और इसके साथ क्या हुआ, हानि हो गई, इसका ऑक्सीजन जो है वो कट गया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, पहले ऑक्सीजन की हानि नहीं होती है, हाइड्रोजन की हानि होती है, ठीक है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक में ऑक्सीजन का योग या फिर हाइड्रोजन की कमी होती है, ठीक है, हाइड्रोजन की कमी, और ऐसी ही अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। यानी कि इस अभिक्रिया के दौरान क्या हुआ, दो शर्तें होती हैं, दो शर्तों में से
पहली शर्त क्या होगी कि या तो अभिक्रिया जब हो रही हो तो उस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग हो जाए, यानी कि जो अभिकारक क्रिया कर रहे हैं उसमें किसी में ऑक्सीजन जुड़ जाए, या फिर दूसरी शर्त ये है कि किसी अभिकारक से हाइड्रोजन जो है वो हट जाए। ठीक है, तभी वहाँ पर हम क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखो तो पहला एग्जाम्पल जो है वो 2H2 प्लस O2 एरो 2H2O है। यहाँ पर आप देखें तो H2 के साथ ऑक्सीजन का योग हो गया है, आप देख सकते हो ये H2O बन गया। पहले ये क्या था, अकेला था, लेकिन जब क्रिया हुई तो ये क्या बन गया, H2O बन गया, यानी कि H2 के पास क्या हो गया, ये H2 एक अभिकारक है और इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन का योग हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। और यही कहेंगे कि भाई हाइड्रोजन का उपचयन हुआ है। ठीक है, अब देखो ये क्या हुआ, उपचयन अभिक्रिया का एक उदाहरण हुआ। दूसरा उदाहरण देखो, यहाँ पर क्या हुआ, कॉपर यानी 2Cu में ऑक्सीजन का योग हुआ। जैसे आप देखें कॉपर और जब ऑक्सीजन अलग अलग अभिकारक थे, ठीक है, और जब दोनों ने क्रिया किया तो क्या बना, 2CuO, यानी कि कॉपर में ऑक्सीजन का योग हो गया। ठीक है, कॉपर में ऑक्सीजन का योग हो गया, इसलिए ये उपचयन अभिक्रिया हो गई। यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक में ऑक्सीजन का या तो योग होगा, पहली शर्त ये है कि या तो ऑक्सीजन का योग होगा या फिर हाइड्रोजन का ह्रास होगा, लेकिन यहाँ पर दोनों एग्जाम्पल्स में देखें तो ऑक्सीजन का योग हो रहा है। ठीक है, या फिर ऐसी अभिक्रिया, इस अभिक्रिया के ऐसे उदाहरण भी हो सकते हैं जिसमें ऑक्सीजन का योग नहीं होगा बल्कि हाइड्रोजन की कमी होगी। ठीक है, भले ही ऑक्सीजन का योग ना हो लेकिन अगर हाइड्रोजन की कमी हो गई तो वहाँ पर भी हम कहेंगे कि उपचयन अभिक्रिया है। लेकिन ऐसा भी हो कि अगर हाइड्रोजन की कमी भी ना हो, ऑक्सीजन का योग हो, तो ऐसी अभिक्रिया को भी हम उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो उपचयन को हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं और अपचयन को हम अनॉक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अनॉक्सीकरण अभिक्रिया। और इसको देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक में हाइड्रोजन का योग या ऑक्सीजन की कमी होती है अपचयन या अनॉक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। देखो उपचयन में क्या होता था कि ऑक्सीजन प्लस होता था, यानी ऑक्सीजन का योग होता था, हाइड्रोजन का घटाव होता था, हाइड्रोजन की कमी होती थी। लेकिन अपचयन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का योग हो रहा है और ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पर कम हो रहा है और हाइड्रोजन यहाँ पर बढ़ रहा है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया को ही हम अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे देखो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक में हाइड्रोजन का योग या फिर ऑक्सीजन की कमी होती है अपचयन अभिक्रिया या अनॉक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण देखो दिया गया है, जब कॉपर ऑक्साइड यानी CuO, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड या बिना बुझा हुआ चूना की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है, यानी कि CuO को जब हम H2 के साथ कराएंगे क्रिया, ठीक है, CuO की जब H2 के साथ हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराई जाती है, ठीक है, तो क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड अपचयित होता है। अब कॉपर ऑक्साइड के अपचयित होने का मतलब ये है कि भाई CuO में क्या था, अभी तक ऑक्सीजन था, और जब ये अपचयित हुआ इसका मतलब कि इसमें ऑक्सीजन की कमी होगी। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी होने का मतलब कि ये ऑक्सीजन इससे हट जाएगा और इसमें या तो हाइड्रोजन आ जाएगा या फिर ये अकेला हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कॉपर ऑक्साइड जो है वो अपचयित होता है तथा हाइड्रोजन जो है वो उपचयित होता है। यानी कि पहले अभिक्रिया के दौरान तो हाइड्रोजन अकेला था, लेकिन जब उपचयित हुआ तो इसका मतलब कि इसमें ऑक्सीजन जो है वो जुड़ गया। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर देखो पहला क्या उदाहरण दिया गया है, CuO यानी कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ योग हुआ, अभिक्रिया हुई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि CuO ध्यान से देखिएगा, CuO का जो O था वो हट गया और Cu अकेले हो गया। ठीक है, और H2O बन गया। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो ऑक्सीजन की हानि हो रही है। आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन की, भले ही हाइड्रोजन का योग नहीं हो रहा हो लेकिन ऑक्सीजन की हानि हो रही है। यानी दो शर्त इसमें भी है कि या तो हाइड्रोजन का योग होगा या फिर ऑक्सीजन की हानि होगी। और अब उपचयन में क्या है कि ऑक्सीजन का योग होगा और हाइड्रोजन की हानि होगी, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत पड़ जाते हैं। अब यहाँ पर देखो रेडॉक्स अभिक्रिया, रासायनिक, यानी देखिए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ये रासायनिक ऊपर लिख दिया गया है। ठीक है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित और दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। ठीक है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित होगा और दूसरा अभिकारक अपचयित होगा रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। ध्यान से देखिएगा,
अब एक अभिकारक के उपचयित होने का मतलब ये है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होगी जिसमें किसी अभिकारक में ऑक्सीजन का योग होगा, और एक अभिकारक का अपचयित होना इसका मतलब कि किसी में ऑक्सीजन की कमी होगी, या फिर क्या होगा कि उपचयित होने का मतलब कि किसी में हाइड्रोजन की कमी होगी या फिर किसी में हाइड्रोजन का योग होगा अपचयित होने का मतलब। ठीक है, जैसे यहाँ पर उदाहरण देखो आप, तो CuO+H2 यानी कॉपर ऑक्साइड का जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराया गया तो क्या बना, कॉपर और जल। ठीक है, आप यहाँ पर देखो तो CuO का जो ऑक्सीजन है वो हट गया, यानी कि इसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो इसका मतलब कि कॉपर ऑक्साइड जो है वो क्या हुआ, अपचयित हुआ। ठीक है, अपचयित हुआ क्योंकि इसका ऑक्सीजन जो है वो हट गया, और जब ऑक्सीजन हटता है तो अपचयन ही तो होता है कि कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन हट गया, कॉपर अकेला हो गया, तो ये अपचयन हो गया। और हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन में क्या हुआ, ऑक्सीजन का योग हो गया, आप देख सकते हो H2O हो गया, इसलिए इसका क्या हो गया, उपचयन हो गया। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स। यानी जब उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होंगे तो इसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल, जब जिंक ऑक्साइड यानी ZnO, ठीक है, जिंक ऑक्साइड की कार्बन के साथ क्रिया कराई जाती है, यानी ZnO की क्रिया किसके साथ कराई जाएगी, कार्बन के साथ। ठीक है, तो क्या बनता है, जिंक। तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है, यानी Zn और CO का निर्माण होता है। जैसे देखिए आगे यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इसका एग्जाम्पल। जैसे देखो Zn यानी जिंक ऑक्साइड जब कार्बन के साथ क्रिया किया तो क्या बना, जिंक Zn बना और कार्बन मोनोऑक्साइड बना। जैसे आप यहाँ पर देखें तो जिंक ऑक्साइड का ऑक्सीजन जो है ये घट गया। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ से हट गया और जिंक अकेले बचा। ठीक है, और कार्बन में यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं था, जबकि इसमें कार्बन में क्या हो गया, ऑक्सीजन का योग हो गया। यानी कि कार्बन यहाँ पर क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है, और जिंक ऑक्साइड क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की हानि हो रही है। ठीक है, तो ऐसे ही इसका एग्जाम्पल होता है। अब यहाँ पर देखो तीसरा एग्जाम्पल क्या दिया गया है, जब मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, यानी देखिए ध्यान दीजिएगा ये मैग्नीशियम नहीं है, ठीक है, मैग्नीज है। यहाँ पर आप सूत्र जैसे देखें तो MnO2 है सूत्र। ठीक है, MnO2 है, इसलिए ये मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये मैग्नीशियम गलत टाइपिंग हो गई, ध्यान से देखिएगा। जब मैग्नीज डाइऑक्साइड की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, यानी कि MnO2 की, ठीक है, MnO2 की किसके साथ क्रिया कराई जाती है, HCl के साथ। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तो क्या बनता है, मैग्नीज, ये मैग्नीज है। ठीक है, तो मैग्नीज ऑक्साइड यानी देखिए मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा। ठीक है, और क्या बनेगा, मैग्नीज क्लोराइड तथा हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl अम्ल जो है यहाँ पर उपचयित हो जाएगा और जल तथा क्लोरीन का निर्माण हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखो तो मैग्नीज डाइऑक्साइड की जब हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराई, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, MnCl2 बना। अब MnCl2 कैसे बना, जैसे आप यहाँ पर देखो MnO2 का ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर कम हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन इसमें नहीं है, MnO2 का ऑक्सीजन गायब हो गया, यानी कि इसका क्या हो गया, यहाँ पर अपचयन हो गया। ठीक है, क्योंकि इसका ऑक्सीजन जो है वो कम हो गया। और HCl में क्या हुआ, यहाँ पर आप H में देख सकते हो ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी कि इसमें हाइड्रोजन का उपचयन हो गया। ठीक है, और Cl में देखिए आप कुछ भी नहीं है। ठीक है, यानी कि इसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ में हुआ, तो इसे हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे, जहाँ पर MnO2 जो है वो अपचयित हुआ तथा HCl जो है वो उपचयित हुआ। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब देखो यहाँ पर दैनिक जीवन में उपचयन और अपचयन के मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए संक्षारण अभिक्रिया, जैसे देखो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे आप देखते हैं कई दिनों तक जब लोहा पड़ा रहता है खुला, ठीक है, खुला लोहा जब पड़ा रहता है पर्यावरण में तो क्या होता है, उसमें जंग लग जाता है और इसी क्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। और ये लोहे बस में नहीं होता, सभी धातुओं में ज़्यादातर होता है। कई धातुएँ ऐसी होती हैं जो संक्षारित नहीं होती, जैसे एल्युमिनियम होता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे देखो
जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, यानी कि अम्ल पड़ा हुआ हो, वहाँ पर कोई मेटल रखी हुई हो, ठीक है, या फिर आर्द्रता हो, नमी हो, तो जब उनके संपर्क में आएगी तब वहाँ पर क्या होगा, उसका जो चेंजेस है कुछ उसकी परतों में प्रभाव होगा, ठीक है, और यह संक्षारित होने लगेगी। इसी प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल, संक्षारण के मुख्य उदाहरण, चांदी के ऊपर काली परत, यानी चांदी जो है जब इसी तरीके से रखी रहती है पर्यावरण में नमी आदि के संपर्क में, तब उसके ऊपर काली परत जम जाती है, ठीक है, ये उसके संक्षारित होने का मतलब है। यानी कि चांदी की ताकत जो है वो कम हो रही है, ठीक है, जैसे लोहे में जंग लग जाता है तो लोहे की पावर कम होने लगती है, वैसे ही यहाँ पर जब चांदी में काली परत चढ़ जाए तो इसका मतलब ये है कि चांदी जो है वो कमज़ोर हो रही है, उसकी पावर जो है वो कम हो रही है, उसमें संक्षारण हो रहा है। अब जैसे देखो तांबे के ऊपर हरी परत, यानी जब तांबे की वस्तुएं कई दिनों तक रखी रहती हैं तब उसमें क्या होता है, हरी परत जम जाती है। अब इसका मतलब ये है कि तांबे का संक्षारण होना शुरू हो गया है, तांबे की शक्ति कम हो जाएगी, ठीक है, इसी तरीके से उसके ऊपर जो हरी परत लगी हुई है वो उसकी ताकत को कम कर देगा। तो तांबे के ऊपर हरी परत जो है ये संक्षारण का मुख्य उदाहरण है। और लोहे में जंग जो है ये तो आप सभी लोग जानते हैं, दैनिक जीवन का मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। अब देखो लास्ट एवं एकमात्र इम्पोर्टेंट टॉपिक, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता रियल लाइफ से रिलेटेड, जब तैलीय एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रख दिया जाता है। तैलीय मतलब जो तेलों से बनाए जाते हैं, ठीक है, और वसा युक्त यानी जिनमें काफ़ी ज़्यादा वसा पाई जाती है। और ऐसे खाद्य पदार्थों को जब लंबे समय तक हम रख देते हैं तब क्या होते हैं, वो ऑक्सीजन से ज़रूर क्रिया करेंगे। जब लंबे समय तक रखे रह जाते हैं तब वो ऑक्सीजन से क्रिया करके उपचयित हो जाते हैं, ठीक है, यानी उनमें ऑक्सीजन की मात्रा आ जाती है। और जब वो उपचयित हो जाएंगे इसका मतलब उनके स्वाद और गंध जो है वो बदल जाएगी, ठीक है, जिससे उनके स्वाद और गंध जो हैं वो बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, विकृत गंधिता यानी गंध जो है वो विकृत हो जाती है, बदल जाती है, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। ध्यान से देखिएगा, जब तैलीय एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक हम पर्यावरण में रख देते हैं तो इससे क्या होता है कि वो ऑक्सीजन से क्रिया करके, ठीक है, ऑक्सीजन से क्रिया करके उपचयित हो जाता है, जिससे उनके स्वाद और गंध जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम विकृत गंधिता कहते हैं। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल देखो, जैसे क्या होता है कि चिप्स बनाने वाले जो लोग होते हैं, जैसे आप लोग दुकानों में चिप्स आती है उसे खाते होंगे, जैसे देखिए क्या होता है कि चिप्स बनाने वाले जो लोग हैं वो चिप्स की थैली में, यानी जिसमें उसे पैक करते हैं, उसमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हटा करके उसमें नाइट्रोजन मिला देते हैं, ताकि उसका जो है उपचयन ना हो पाए ऑक्सीजन से, ठीक है, उपचयन ना होगा तब वो खराब नहीं होगी, ठीक है, क्या होगा, ऑक्सीजन को हटा करके उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस को युक्त कर देते हैं। नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन की अपेक्षा कम सक्रिय है, इसीलिए ऑक्सीजन को हटा करके नाइट्रोजन रख देते हैं, ठीक है, ताकि चिप्स जो है वो खराब ना हो और उसका उपचयन ना हो, ठीक है। तो ऐसे आज का ये चैप्टर आपका खत्म हुआ, और इतनी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, आपको अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो भी जल्द आएगा, ठीक है, और इसका नोट्स हम आपको PDF जो है उपलब्ध करवा देंगे कुछ दिनों में, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नए नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेंगे। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर को लेकर के।